वहाँ जब आवास सैंक्शन हुए, उसका भूमि पूजन हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, परंतु जब वहाँ उनकी टीम आई और उन्होंने प्रदूषण की स्थिति देखी, वो उन्होंने प्रोग्राम वहाँ से पोस्टपोन सिर्फ इसी वजह से करा, जजों के आवास बनने थे, वहाँ 16 आवास बनने थे जजों के, पैसा सैंक्शन है 2 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी खाते में पड़ा था जब तक मैं रिटायर हुआ हूँ 22 तक, अब पता नहीं खाते में है कि वो ट्रांसफर हो गया, क्या हुआ। वो जजों की कॉलोनी सिर्फ प्रदूषण की वजह से ही कैंसिल हुई, उसका उद्घाटन हुआ बाकायदा, चीफ जस्टिस आए थे इलाहाबाद से, उन्होंने उसका उद्घाटन करा, वो उन्होंने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के बाद पता नहीं क्या समझौता होता है आपस में डिस्टिलरी मैनेजमेंट से, और आवाज़ उनकी दब जाती है वहीं के वहीं। आप देखिए शिवापुरम कॉलोनी, शिव विहार, विष्णु विहार, अजीतपुर, रायपुर, जो जिन आबादियों के बराबर से नाला जा रहा है, वहाँ पर इसकी यही हालत है। और तो और आप देखिए, ये बाद में जाके हमारी कोसी नदी में मिल रहा है, मथुरापुर पर जाने के बाद ये कोसी नदी में मिल रहा है, मथुरापुर में कोसी नदी में मिल रहा है, वहाँ जानवरों को भी नुकसान होगा, जानवर पानी तो पी रहे होंगे। रामपुर में बनी रेडियो खैतान, जो रामपुर डिस्टिलरी है, वो उत्तर प्रदेश में सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली डिस्टिलरी है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों को उसका क्या नुकसान हो रहा है, आइए उनसे ही जान लेते हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र सक्सेना जी, जो स्किन की बीमारी से परेशान हैं। आखिर क्या वजह हुई, कैसे इनको ये प्रॉब्लम आई, उन्हीं से जान लेते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मकान ये यहाँ 2000 में मैं बनाया मैंने, तब मेरे गेट वेट गले, तो मैंने एहसास नहीं हुआ मुझे कि भाई क्या है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लोगों ने आपत्ति भी उठाई, अजीतपुर के लोगों ने भी उठाई, वो भी उठाई, चूँकि आबादी में होकर जो इनका नाला जा रहा है, इसका जो रामपुर डिस्टिलरी का जो नाला जा रहा है, आबादी में होकर जो जा रहा है, ये पूरा मतलब इतना प्रदूषण शाम के समय, जिस समय अगर पछादिया चल रहा हो, पुरबाई चल रही हो, पुरबाई के साथ में इतनी बदबू भी आती है इसमें से कि रहना खाना दूभर हो जाता है। मगर एक अब आदत सी पड़ गई, 24 साल हो गए मकान बने हुए, तो इसलिए अब बदबू का तो ये कभी आती है कभी नहीं आती। मगर मैं 2000 में मुझे एलर्जी हुई है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, बरेली में डॉक्टर सुधीर कुमार को दिखाया, चावला को दिखाया, वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ डॉक्टर पीके राठौर को दिखाया, उसके बाद पीके राठौर से ही मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, और ज़्यादा बड़े बड़े जो है क्या नहीं छाले टाइप हो रहे थे शरीर पे। फिर मैंने डॉक्टर अनिल सचदेवा को दिखाया, मैंने मुरादाबाद में, हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद मैं जाता हूँ, और वहाँ से मेरी दवाई चल रही है। ये सूख जाते हैं कुछ दिन के बाद में, फिर मतलब जो उसी स्टेज पर आ जाते हैं। लगातार 2000 से मैं प्रताड़ित हूँ, मतलब 2020 से लगातार प्रताड़ित हूँ। उस समय मेरे परिवार में बेटे को भी हो जाती है, बड़े वाले को, छोटे बेटे को भी हो जाती है, छोटे छोटे पोती पोते हैं उनको भी कभी कभी लाल लाल से दाने दाने हो जाते हैं एलर्जी से। शिव विहार कॉलोनी में और लोगों को भी है शिकायत इस बात की कि शिव विहार कॉलोनी में जो एलर्जी की बीमारी शिव विहार में क्यों ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये कि सीधा इफेक्ट हम लोगों पर पड़ रहा है। एसी हमारे जो है मात्र 1 सीजन कर पाते हैं, कितना ही बढ़िया एसी ले लो, चाहे विंडो एसी लगा लो, चाहे स्प्लिट एसी लगा लो, उसकी कॉइल बिल्कुल ऐसी छलनी हो जाती है कि उसको रिपेयर कराना भी जो है संभव नहीं होता है। तो या तो पूरी कॉइल बदलवाओ या फिर एसी बदलो। अब मेरे बेटों के पास, तो मेरे पास एसी हैं 2, तो उसमें जो है आप समझ लीजिए कि उस एसी का मुझे इतना वो है कि हर साल मुझे 40,000 रुपये एसी में खर्च करने हैं। अब मैं ये किस कारण होते हैं? सब रामपुर डिस्टिलरी के कारण। रामपुर डिस्टिलरी के जो गैस निकलती है, अब तो पहले चिमनी से भी गैस निकलती थी शाम के समय, किसी समय ये उसको बाल साफ करते थे या क्या था, मैंने जब एक आध बार पता भी कि भाई क्या चीज़ है ये। शिवापुरम में चले जाइए, शिवापुरम में भी यही शिकायत है। जो डिस्टिलरी के आसपास कॉलोनियाँ हैं उन सब में भरपूर शिकायत है। बीमारी शिव विहार में और भी काफ़ी लोग हैं। आपकी वाइट आज चल रही है, मैं 2-4 दिन में और दिलवाऊंगा। मेरे तो मैंने आपको भी पर्चे भी दिखाए, सब 2020 से मेरे पर्चे चल रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए 3,500 रुपये महीने की मेरी दवाई अनिल सचदेवा के यहाँ से आती है। 3,500 की दवाई और 2 विजिट अगर मैंने उन्हें करा दी तो 1,200 रुपये मेरे वो गाड़ी से जाना। फिर तो मैं तो कम से कम आप समझ लो अपनी पेंशन में से 8,000 रुपये का दवा मैं अपनी दवा में दे रहा हूँ। तो इसके लिए कई लोगों ने शिकायतें की हैं, तो क्या उन शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ? नहीं, एक बार मेरी सांसद जी से ही बात हुई अपने, मैंने कहा बोले इसका कोई हल तो निकालो। फिर हल आप ही बताओ। मुझे सांसद जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा इसका हल एक ही है कि या तो ये यहाँ से इसमें जो उपचार डालते थे, पहले सुना यूरिया बुरिया ही पड़ता था इनका नाले में, वो बंद हो गया शायद, कुछ केमिकल वगैरह। भाई ये लोग इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है इनका, उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा राजस्व अपने रामपुर डिस्टिलरी देती है, इनको वहाँ वैज्ञानिकों से मिलकर इसका उपचार करना चाहिए।
कोई भी ऐसा रसायन इसमें मिलाएं, पानी में मिलाएं, चिमनी में मिलाएं कि प्रदूषण नहीं फैले। प्रदूषण नहीं फैलेगा तो भाई बीमारियां भी कम होंगी। फिर दूसरी चीज़, एक बार मेरी बातचीत हुई, मैंने भाई इसमें कही, मैंने भाई इसमें सांसद जी से भी कही मैंने, इसका एक और है हल कि जितनी आबादी पोर्शन है ये हमारा डिस्टिलरी से लेकर के और अजीतपुर की पुलिया तक या फिर आगे जाके नारायणपुर, जहाँ जहाँ आबादी में है वहाँ पक्का रामपुर डिस्टिलरी वाले, सरकार इतना पैसा खर्च नहीं करेगी, रामपुर डिस्टिलरी वाले आरसीसी का नाला बना के उसको कवर्ड करें। कवर्ड करेंगे तो जो डायरेक्ट पानी में से उठ रही है भाप सी, वो उठनी बंद होगी नाले में से, वो भी नहीं करते। ये बात तो मैंने एक दिन मैं गया था कोरोना काल में डिस्टिलरी में, मैं डिस्टिलरी के स्टाफ पास बैठा था, किसी काम से मैं गया था, तब भी मेरी बात हुई। मैंने भाई साहब इस नाले को अगर आप लोग कवर्ड कर दें थोड़ा सारा प्रदूषण बंद होगा। एनजीटी में भी लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं और उसके बावजूद भी तमाम शिकायतों के बाद खाना पूरी हो जाती है या कोई एक्शन नहीं हो पाता, क्या मानते हैं? एनजीटी में मैंने भी करी थी 2020 में, जब शुरुआत हुई डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको प्रदूषण से हो रही है ये। एनजीटी में मैंने भी करी थी, मैं ढूंढ के, मैं देखो आपको पेपर उपलब्ध कराऊंगा, मेरे पास रेस्ट जो मैंने लिखा था और रजिस्ट्री मैंने करी थी, उस रजिस्ट्री की मैंने उसी पे वो रसीद भी चस्पा कर दी है, मुझे मिल जाएगी, मैं आपको दूंगा। और ये मैंने शायद कोरोना के बाद मैंने उठाई थी, कोरोना के बाद में मैंने ये लिखा है, कोरोना काल जब समाप्त हुआ अपना तब मैंने वो लिखा है, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो क्या लगता है, क्या ऊंची पहुंच या यूं कहें कि सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली इंडस्ट्री होने के नाते इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? मैं एक और उदाहरण आपको बताऊं, इनकी डिस्टिलरी के सामने जो पनबड़िया वाला गेट है, पनबड़िया साइड वाला गेट है, वहाँ पे जजों के आवास सैंक्शनड हुए थे जब मैं पीडब्ल्यूडी में सेवानिवृत्त नहीं हुआ था, मेरी चार्ज में थे। वहाँ जब आवास सैंक्शनड हुए, उसका भूमि पूजन हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, परंतु जब वहाँ उनकी टीम आई और उन्होंने प्रदूषण की स्थिति देखी, वो उन्होंने प्रोग्राम वहाँ से पोस्टपोन सिर्फ इसी वजह से करा, जजों के आवास बनने थे, वहाँ 16 आवास बनने थे जजों के, पैसा सैंक्शनड है 2 करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी खाते में पड़ा था जब तक मैं रिटायर हुआ हूँ 22 तक, अब पता नहीं खाते में है कि वो ट्रांसफर हो गया, क्या हुआ। वो जजों की कॉलोनी सिर्फ प्रदूषण की वजह से ही कैंसिल हुई, उसका उद्घाटन हुआ बाकायदा, चीफ जस्टिस आए थे इलाहाबाद से, उन्होंने उसका उद्घाटन करा, वो उद्घाटन सिर्फ प्रदूषण की वजह से वो वहाँ से कॉलोनी हुई। अब इन्हें जजों के आवास के लिए कॉलोनी जगह नहीं मिल रही, जजिस की जो कॉलोनी बननी है, 16 आवास बनने हैं, उसके लिए इन्हें जगह नहीं मिल रही, जगह वही उपलब्ध थी जो उपलब्ध कराई गई थी प्रशासन के द्वारा, सिर्फ वहाँ से इस वजह से कैंसिल कराया गया कि जब इसकी इतना बुरा हाल है तो वहाँ से 2 करोड़ रुपए शायद पीडब्ल्यूडी खाते में पड़ा या वापस चला गया जजिस को, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। 2022 तक जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक 2 करोड़ रुपए उनका पीडब्ल्यूडी के खाते में डिपॉजिट में हमारे पास पड़ा हुआ था। तो लगता है कि कोई राजनीतिक या सामाजिक दल जो समय समय पर इसका आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ वहीं कुछ दिनों बाद दबके रह जाती है। सामाजिक लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं, किसान यूनियन वाले हों, चाहे अपने जो है क्या नाम है अजीतपुर के जो भी प्रधान वगैरह बनते हैं, जो भी बनते हैं, या जो अपने वार्ड मेंबर इधर के बने, वो उन्होंने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के बाद पता नहीं क्या समझौता होता है आपस में डिस्टिलरी मैनेजमेंट से, और आवाज़ उनकी दब जाती है वहीं की वहीं। आप आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या आपकी आवाज़ भी दब जाएगी? भाई मैं इसको एनजीटी को दोबारा भी लिखूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने जो मुझे बताया, जो मेरे डायग्नोस पेपर हैं, मैं एनजीटी को भी लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा। मैं इस पर पूरी तरीके से जो है लिखा पढ़ी में अब मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, बात करें तो यहाँ कितनी आबादी है जो इस पॉल्यूशन से प्रभावित हो रही है और आने वाले भविष्य जो है वो अंधकार की ओर जा रहा है? आप देखिए, शिवापुरम कॉलोनी, शिव विहार, विष्णु विहार, अजीतपुर, रायपुर, जो जिन आबादियों के बराबर से नाला जा रहा है वहाँ पर इसकी यही हालत है। और तो और आप देखिए, ये बाद में जाके हमारी कोसी नदी में मिल रहा है, मथुरापुर पर जाने के बाद ये कोसी नदी में मिल रहा है, मथुरापुर में कोसी नदी में मिल रहा है, वहाँ जानवरों को भी नुकसान होगा, जानवर पानी तो पी रहे होंगे। तो क्या लगता है कि इस पर सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी नज़र नहीं है? नज़र सबकी है राजीव भाई, नज़र सबकी है, बस ये है कि पता नहीं क्या वो है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि उत्तर प्रदेश के अगर कर्मचारी का, एक बार मैं एनालिसिस देख रहा था इसकी, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी का वेतन जो है अगर देखा जाए, सारा वेतन कर्मचारी और अधिकारी का जोड़ के उतना रेवेन्यू रामपुर डिस्टिलरी देती है। ये मैंने एक समरी में कहीं पढ़ा भी था। तो वो सरकार क्यों चाहेगी कि भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री है हमारी, मगर ये कि हम ये नहीं कह रहे कि रामपुर में तो वैसी उद्योग नहीं है, उद्योग रहना चाहिए, मगर ये कि इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए कि जो प्रदूषण हो रहा है उसको, उस पर रोक लगनी चाहिए। इनको वैज्ञानिकों को एक रिसर्च करके इसको जो है क्या नाम है, जो भी रसायन वगैरह इसमें डालें, इस पर रोकथाम होनी चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सक्सेना जी, जो PWD विभाग से रिटायर हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, हमारी मंशा ये नहीं है कि ये इंडस्ट्री बंद हो, रेडिको खैतान बंद हो, लेकिन इस पे से जो इसके जो फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए सरकार को, इंडस्ट्री मालिकों को और प्रशासन को आगे आना चाहिए और उस पे वैज्ञानिकों की राय लेकर उसका उपचार करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों का भविष्य अंधकार में ना जाए और यहाँ के लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। राजीव वर्मा, रामपुर।